हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आप सबका अपने डेस्क पे स्वागत करती हूँ। मे यू ऑल हैव अ वेरी वेरी पीसफुल गुड लाइफ। आज मेरा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी। ये एक बहुत कॉमन टर्म हो गई है। ये आज ऐसी तकलीफ़ है जिसको 90% औरतें भोग रही हैं और इस वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी कि ये क्या है। इसमें दो तरह की कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशंस क्या हैं। पॉली मीन्स मल्टीपल, यानी बहुत सी, सिस्ट्स, आउटग्रोथ्स, फ्लूइड फिल्ड सैक्स यानी तरल पदार्थ से भरी छोटी छोटी थैलियाँ, फॉलिकल्स। ओवरीज मीन्स डिंब कोशों के अंदर ये थैलियाँ बन जाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस। फर्स्ट वन, polycystic ovaries means many follicles, small warty outgrowths, cyst, fluid filled sacs growing inside ovaries means कि ओवरीज के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं जिसमें कुछ फ्लूइड भरा होता है। ये वॉट लाइक होती हैं, थोड़ी आउटग्रोथ्स होती हैं। ये एक भी हो सकती है थोड़ी बड़े साइज़ की और बहुत सी भी हो सकती हैं छोटे साइजेस की। दूसरी कंडीशन में क्या है, सेकंड टाइप इज एनलार्ज्ड ओवरीज। मीन्स कि ओवरी खुद बहुत बड़ी हो जाती है अपने साइज से और उसके जो सिस्ट होते हैं वो उसके अंदर नहीं होते, उसके बाहरी दीवार पे होते हैं। सेकंड टाइप इज एनलार्ज्ड ओवरीज विद स्मॉल सिस्ट्स ऑन इट्स आउटर एजेस। ये दो तरह की कंडीशन होती है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। ओवरीज के अंदर सिस्ट बनना और दूसरा ओवरीज का बड़ा होना, फैल जाना और बाहर की दीवारों पे बाहरी सरफेस पर सिस्ट बनना। ये दोनों स्थितियां बहुत तकलीफ देह होती हैं। इसकी वजह क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं। फर्स्ट वन, इफ ओवरीज प्रोड्यूस high level of androgen, the male hormones are produced at the rate of more than higher ratio। हमारे अंदर, एक औरत के अंदर मेल फीमेल दोनों तरह के हॉर्मोन्स हैं, लेकिन एक फेमिनिटी के लिए, फीमेल बनने के लिए हमें फीमेल हॉर्मोन्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है और वो ऊंची लेवल का होना चाहिए। और एक मेल में, एक पुरुष में, एक मर्द में भी ये दोनों हार्मोन्स होते हैं, लेकिन उनमें भी अगर फीमेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मेल हार्मोन उस रेशियो से बहुत कम होते हैं तो उनकी आवाज़ औरतों जैसी होगी, उनके भी ब्रेस्ट डेवलप होने लगेंगे। इस तरह की कंडीशन उनमें आती है। और जिस औरत में मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा हाई स्पीड से बढ़ते हैं और फीमेल हार्मोन्स उतने नहीं बढ़ते जितने होने चाहिए, तो उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने के चांसेस बहुत होते हैं। आपने वैसे देखा होगा कि कुछ औरतें, उनके चेहरे पे बहुत बाल आते हैं, जिस्म पे बहुत बाल होते हैं, उनकी जो वॉइस है वो भी बहुत मर्दाना और सख्त होती है, उनका चलने का तरीका वगैरह भी फेमिनाइन नहीं होता। इसका मतलब उनमें हॉर्मोन्स की कुछ गड़बड़ है जो कि उनके जो ओवरीज हैं, जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पे अफेक्ट करती है, उस पे अपना असर डालते हैं ये हॉर्मोन्स। सेकंड रीज़न है इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी कि उनका जो इंसुलिन बनता है वो उनकी बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करती, डायबिटिक कंडीशंस। थर्ड है हेरिडिटी। हेरिडिटी सबसे बड़ा कॉज है क्योंकि जीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंसान को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देती हैं। फोर्थ है इन्फ्लेमेशंस। जब लगे कि कभी हर चीज़ में जलन है, कभी हड्डियों में जलन फील होती है, कभी स्किन पे जलन और सूजन फील होती है, जिनको इन्फ्लेमेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से होती हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हाई कोलेस्ट्रॉल।
हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं तो जमा होगा। तो जिनका ओवरीज में ज़्यादा जमा होता है तो उनको इस तरह की तकलीफ देखनी पड़ती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। एक कैसी, देखिए विरोधाभास की बात है, कैसी दो ऑपोजिट बातें हैं जो कि हार्मोन की गड़बड़ से होती हैं। फर्स्ट वन, या तो एमिनोरिया होगा या एक्सेस ब्लीडिंग होगी जो कि बहुत तकलीफ देगी। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मेंसेस कभी 1 महीने में नहीं आएंगे और कभी वो 4 दिन होके बंद नहीं होंगे। हैवी मेंस्ट्रुएशन होगी इधर, और एमिनोरिया होगा। एमिनोरिया में या तो हर महीने स्पॉटिंग हो जाएगी, फिर 1 महीने बाद फिर 1-2 दिन से थोड़ी स्पॉटिंग होगी, ब्लड खुल के नहीं निकलेगा। या स्किप पीरियड्स, पीरियड्स जो हैं आज हुए 4 दिन, फिर 6 महीने कोई पीरियड्स नहीं होंगे, 1-1 साल पीरियड्स नहीं होंगे। ये सब साइंस बहुत जल्दी मालूम हो जाते हैं। हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में यूटेराइन लाइनिंग शेड होती है। आप देखिए, मैं आपको ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और ये एक बहुत कॉमन बात बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारा घर है, घर में बहुत कुछ जमा हो जाता है जो हमको रोज़ फेंकना पड़ता है। बहुत सा गार्बेज, बहुत अननेसेसरी चीज़ें, अगर वो नहीं फेंकी जाएं तो घर में जगह नहीं रहती। इसी तरह हमारी बॉडी में हर चीज़ प्रोड्यूस होती है जो बॉडी कंज्यूम करती है, और बहुत सा उसमें ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बॉडी को बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन बॉडी उसको बाहर फेंकती नहीं है। और वो अगर जिस्म में रहती है वो जमा होके कहीं ना कहीं या ट्यूमर करेगी या कैंसर करेगी, बहुत कुछ वो हमारी बॉडी में जमा करती है। इसी तरह हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो यूटेराइन लाइनिंग है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, वो शेड होती है, वो टूट के गिरती है। लेकिन हर महीने रेगुलर ओव्यूलेशन जब नहीं होती तो वही यूटेराइन लाइनिंग शेड नहीं होती, वो वेस्ट अंदर जमा होता है और इकट्ठा होके इतना सख्त होता है कि वो ट्यूमर बन जाता है। यही एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स हैं जो कैंसर भी बन जाते हैं। अब मैं एक खास बात बताना चाहती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज या बाहर बाद में ट्यूमर बनेंगी चीज़ें और उसके सिम्टम्स वो हैं, वो कोई बाद में नहीं आते। वो सिम्टम्स, साइंस यानी लक्षण, आसार उसी वक्त नज़र आने लगते हैं जब लड़की को फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, फर्स्ट प्यूबर्टी शुरू होती है। एट द एडवेंट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल अपीयरेंस, यानी हिंदी में मासिक धर्म कहते हैं, उर्दू में हैज का पहला फ्लो जब शुरुआत होती है, उसी वक्त अगर आप देखते हैं कि 5-6 महीने में उनमें ओबेसिटी आ गई है, अचानक वेट गेन हुआ है, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ हार्मोनल गड़बड़ भी हुई है। फर्स्ट साइन है वेट गेन। सेकंड, इरेगुलर पीरियड, शुरू से ही अगर इरेगुलरिटी है तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर करें। 90% बच्चियों को ऐसा होता है कि जो शुरुआत होती है मासिक धर्म की पीरियड्स की, तो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, कई बार 2 महीने स्किप कर सकते हैं वो, लेकिन जो स्किपिंग है वो 1 साल तक होती है, फिर वो रेगुलर हो जाते हैं। या पहले आज अगर 4-5 दिन पीरियड्स हुए, फिर 5-7-10 दिन रुके, 15 दिन रुके, फिर पीरियड्स हो जाते हैं 2-4 दिन के लिए। ये तो एक नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी अपनी बॉडी में फर्स्ट टाइम उस पीरियड्स को देखती है, उसको एक्सपीरियंस करती है और बॉडी उसके साथ कोप नहीं कर सकती, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर 1 साल के बाद भी ऐसा हो तो आप बच्चे की तरफ ध्यान दें, उसका इलाज करवाएं। थर्ड है ब्लैक पैचेस ऑन स्किन। ये बहुत ध्यान से देखें, कुछ ब्लैक पैचेस, ब्लैक स्पॉट्स फोल्ड्स में यानी आर्म पिट्स में, क्रीजेस ऑफ ग्रोइन में, नेक में, बटक्स पे हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो
आप ज़रूर होम्योपैथिक मेडिसिन पे डिपेंड करें और लें। ओबेसिटी होती है, एक्ने हो जाते हैं, मेल फीचर्स, अनवांटेड हेयर होते हैं, एक्सेस हेयर होते हैं, फेस पे हेयर होते हैं, चेहरे पे बाल उगते हैं और बाजुओं पे भी, आर्म्स पे, बैक पे भी मर्दाना बाल उगते हैं। अगर आप देखें कि फेस पे ज़्यादा रोए होने लगे हैं जो कभी नहीं होते थे, तो आप बच्ची का इलाज ज़रूर कराएं। उसका हार्मोनल ट्रीटमेंट कराएं होम्योपैथिक वे से। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, कुछ लोग जिनको पीरियड्स नहीं हुए या हुए, वो हार्मोनल ट्रीटमेंट कराते हैं और वो ट्रीटमेंट कराते हैं जिनमें उनको हॉर्मोन्स मेल ऐसे दिए जाते हैं कि वो बच्चियों पे बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। और वो साइड इफ़ेक्ट ये है कि उनकी मैंने डेथ होते भी देखा है। इसलिए आप शुरुआत में ही होम्योपैथी पे डिपेंड करें, जिससे कि शायद 90% लोगों को इससे फ़ायदा हो। एक तरफ तो शरीर पे, चेहरे पे बहुत बाल आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से स्काल्प हेयर यानी कि सिर के बाल उड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं और एलोपेशिया, गंजापन भी लड़कियों को आता है। 7th है डिप्रेशन। डिप्रेशन बहुत शुरू से शुरू हो जाती है और इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी जिससे बच्चियों की वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाए। सेकंड है स्लीप एपनिया। उनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है। 9th पॉइंट है, उनको जो तकलीफ होती है वो है ट्रिगर्ड हेडेक्स। एकदम से सिर दर्द ट्रिगर हो जाते हैं और बहुत तेज सिर में दर्दें होती हैं। टीन एज बहुत क्रूशियल एज है, आप उनका ध्यान रखें। होम्योपैथी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का बहुत अच्छा इलाज है, जिनमें कुछ मेडिसिन बहुत अच्छी हैं और बहुत कारगर हैं, जैसे पल्साटिला, सेकंड सीपिया, थर्ड एपिस, फोर्थ ग्रेफाइटिस, फिफ्थ लैकेसिस, सिक्स्थ हेलोनियस, सेवेंथ सिमिसिफ्यूजा रेसिमोसा यानी कि एक्टिया रेसिमोसा। ये बेस्ट मेडिसिन है। आप टीन एज से ही बच्चों को इन मेडिसिन पे डिपेंड करना, रिलाई करना सिखाएं। और इसकी पोटेंसी अगर मैं चूज़ करती हूँ तो 200 या 30 चूज़ करती हूँ और उनको बहुत फ़ायदा होता है। और आप लेकिन ज़रूर अपने आसपास के किसी होम्योपैथ से अपना संपर्क करें, कांटेक्ट करें अगर किसी तरह की तकलीफ हो। इसके कुछ और मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ। फाइब्रस फूड खाएं, गेट प्लेंटी ऑफ फाइबर्स, प्रोटीन्स और फर्मेंटेड फूड्स और प्रोटीन्स और फाइबर्स और हेल्दी फूड खाएं। और वो फैट खाएं जो हेल्दी हो। फैट छोड़ना नहीं है, घी तेल छोड़ना नहीं है, लेकिन हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी फैट खाएं। ईटिंग मस्ट बी माइंडफुल, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड मत खाएं, तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते।